Hello everyone, this is the third lecture on study of the first element hydrogen और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हाइड्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और नॉन पॉइजनस गैस है। तो ये कलरलेस भी है, तो आपको इसका कलर या फिर टेस्ट या फिर ओडर, स्मेल पता नहीं चलेगी, और ये पॉइजनस भी नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन इट हैज़ लो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है हाइड्रोजन की वो बहुत कम होती है वाटर में, तो वाटर में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाती है। तीसरा, ये बहुत इनफ्लेमेबल होती है, तो ये बहुत इजीली बर्न हो जाती है। अगर आप इसको बर्न करोगे तो बहुत जल्दी ये फायर कैच करेगी। बट इट इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है आपके पास, ये लाइटेस्ट नोन सब्सटेंस है, मतलब ये अभी तक जितने भी हम सब्सटेंसेस को जानते हैं उनमें से जो सबसे हल्का, सबसे लाइट सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन गैस है। और इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो ये होती है 0.0899 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, इसीलिए ये सबसे लाइट है। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग -259 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट अराउंड -252 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देन इसकी जो टेंडेंसी देखें लिक्विफाई होने की, तो इसको इजीली हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है हाइड्रोजन गैस को। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम कभी भी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस केमिकली कैसे बिहेव करता है। जनरली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है उसके कंबशन की। तो अगर हम उसको बर्न करते हैं तो ये फॉर्म करता है वाटर। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आपको मिल रहा है वो केवल वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंबशन होता है हाइड्रोजन का पॉल्यूशन फ्री होता है, इससे आपको कोई पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल्स के साथ, तो मेटल्स के साथ जनरली हाइड्रोजन फॉर्म करता है हाइड्राइड्स। आपको मैंने एक लेक्चर में बताया है कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो मेटल्स के साथ हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा वो फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्राइड। उसी तरीके से अगर हम बात करें मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, स्पेशली वो मेटल ऑक्साइड्स जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कॉपर और वाटर। उसी तरीके से लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा लेड और वाटर। अगर हम बात करें रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको जरूरत होती है कैटलिस्ट की। कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? Fe, दैट इज आयरन। और आयरन के साथ एक प्रोमोटर हम यूज करते हैं, वो है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम जो होता है वो आयरन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, आयरन की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इंप्रूव करता है। तो मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर है जबकि आयरन कैटलिस्ट है। और यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हो अराउंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो प्रेशर है वो होगा 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है अमोनिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो आपके पास है वो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाती है, तो कुछ खास एनर्जी की इसमें जरूरत नहीं होती है, इवन डार्क में भी ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और फॉर्म करते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन और ब्रोमीन फॉर्म करते हैं HBr, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म करते हैं HI, वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस होते हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, आयरन एक सॉलिड होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में इनकी स्टेट ध्यान रखिए। तो ये और ये दोनों गैसेस होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड होता है। तो ये करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क में रिएक्ट कर लेता है, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन को
रिएक्ट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन और ब्रोमीन को भी रिएक्ट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन आयोडीन को एक तो कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है और साथ ही टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है, तब जाके हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ईजिली ये रिएक्शन होती है। सबसे ईजिली फ्लोरीन के साथ, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे डिफ़िकल्टी से आयोडीन के साथ ये रिएक्शन होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये आप सारे देख सकते हैं, ये सारी हमारे जो सब्सटेंसेज हैं इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। तो ये रिएक्शन हो गई हेलोजेंस के साथ। अब अगर हम ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्शन की बात करें, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, टेम्परेचर आप देख सकते हो अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको पहले ही पता है ये फॉर्म करता है वाटर। दूसरी चीज़ सल्फर के साथ, तो अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरी चीज़ है आपके पास कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा मीथेन। टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हो, काफ़ी हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अभी हमको बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में वहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इनको हम एल्कीन्स कहते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको हम एल्काइंस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जस्ट एग्जांपल है। तो इसका नाम है इथीन। इथीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। तो कैटलिस्ट का आप ध्यान रखिए, जनरली ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, तो आप देख सकते हो ये फॉर्म करता है इथेन। इस प्रोडक्ट का जो नाम है दैट इज इथेन, ETHANE। और यहाँ पे भी इथेन फॉर्म होगा अगर ये इथाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो जनरली निकल होता है या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, वो है वेजिटेबल ऑयल्स विद हाइड्रोजन। तो वेजिटेबल ऑयल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉलिड फैट्स, जिसको आप वनस्पति घी भी बोलते हो। जनरली हम डालडा नाम से उसको जानते हैं। डालडा जनरली एक ब्रांड है जो वनस्पति घी बनाता है। तो ये सॉलिड फैट वही होता है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है ऑयल से। कैसे? वेजिटेबल ऑयल से। तो वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैंने अभी बताया था हाइड्रोजनेशन के लिए क्या कैटलिस्ट चाहिए, निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट चाहिए एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। तो आप जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इजीली हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन। तो ये कुछ रिएक्शन थी हाइड्रोजन की। तो ये आती हैं प्रॉपर्टीज। तो ये हो गई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की। अब क्वेश्चन आता है टेस्ट के बारे में कि हाइड्रोजन को हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है हाइड्रोजन की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये कलरलेस है, नॉन पॉइजनस है, टेस्टलेस है। तो ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको क्या क्या पता चल सकता है? इसकी फ्लेमेबिलिटी चेक करके कि ये क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल है, तो फ्लेम कैच करता है या नहीं करता है, उससे भी आपको पता चल सकता है। बट अगेन ये टेस्ट बिल्कुल श्योर नहीं आप हो सकते हो इन टेस्ट के बारे में। तो आपको एक और टेस्ट करना है जो यूनिक हो, क्योंकि अगर हम बात करें फ्लेमेबिलिटी की तो काफ़ी सारी गैसेस होती है जो फ्लेमेबल होती हैं, या अगर हम बात करें कि कलरलेस, ओडरलेस, नॉन पॉइजनस होने की, तो वो भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। लेकिन लिटमस टेस्ट से आप सिर्फ एक चीज़ पता कर सकते हो कि वो सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है। जो हाइड्रोजन है वो न्यूट्रल गैस है, तो इसीलिए लिटमस का कोई भी असर नहीं होता है। मतलब ये लिटमस पर न्यूट्रल रहता है, तो लिटमस का कोई असर हाइड्रोजन पे नहीं होता है। बट अगेन बहुत सारी गैसेस हैं जो न्यूट्रल हैं। ऑक्सीजन है, उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सारे न्यूट्रल हैं, तो इन पे भी लिटमस का कोई असर नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम फिर कैसे टेस्ट करेंगे जिससे हमको पता चल जाए कि कोई भी गैस हाइड्रोजन ही है। वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइड्रोजन की कि जब भी ये बर्न होता है, हमने हाई फ्लेमेबिलिटी की बात की कि बहुत इनफ्लेमेबल होता है, तो इजीली बर्न होता है, इजीली फायर कैच कर लेता है। लेकिन जब हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो ये एक पेल ब्लू फ्लेम के साथ, इसमें एक पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़, इसमें एक पॉप साउंड, एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड। उससे आपको पता चल सकता है कि ये जो गैस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो ये
टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लेम टेस्ट, जहाँ पे आप फ्लेम के कलर और जो साउंड होता है हाइड्रोजन के बर्न होने का, उससे पता कर सकते हो कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। तो ये तो था टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या क्या यूज हाइड्रोजन का होता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो यूज है वो है हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस में हम फॉर्म करते हैं अमोनिया। अमोनिया बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, स्पेशली जब हम फर्टिलाइजर्स वगैरह फॉर्म करते हैं। फर्टिलाइजर्स में काफ़ी यूज अमोनिया का होता है, तो उसके लिए हमको चाहिए होती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो पहला यूज तो ये हो गया, जो हेबर्स प्रोसेस है उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के लिए आप हाइड्रोजन का यूज करते हो। दूसरा, और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करनी है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, क्लोरीन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से मिथेनॉल हो गया, इनको भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्पेस प्रोग्रामिंग में हम जो रॉकेट फ्यूल यूज़ करते हैं, तो जनरली हम लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो लिक्विड हाइड्रोजन के साथ हम लिक्विड ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्च जो होती है, जो गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है, तो उसके लिए भी आप हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हो। एक यूज़ तो आपने देख ही लिया, वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो आप कह सकते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन का यूज़ सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में भी हो सकता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हम हाइड्रोजन को मेटल ऑक्साइड से मेटल को कन्वर्ट करने में, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करने में, मेटल फॉर्म करने में उससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही समझेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस लेक्चर से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।